हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कारतूस और बुलेट इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करें कारतूस की, तो कारतूस किसी बंदूक, पिस्तौल या अन्य हथियार में डाले जाने वाली ऐसी वस्तु को कहते हैं जिसमें धातु, प्लास्टिक या कागज के खोल में गोली और उसके धमाके के साथ तेज गति पर चला देने वाला पदार्थ हो। कारतूस का आकार विशेष रूप से हथियार की नली में डालने के लिए ठीक बनाया जाता है। हथियार चलाने पर ट्रिगर की चोट से चालक पदार्थ में धमाका होता है, जिससे वो तेजी से गोली नली से बाहर फेंकता है। ऐसे कारतूस जिसमें गोली ना हो ब्लैंक कहा जाता है और चलाए जाने पर बिना गोली छोड़े केवल धमाकेदार आवाज़ ही करता है। साधारण भाषा में कभी कभी पूरे कारतूस को ही गोली बुला दिया जाता है। अन्य भाषाओं में देखें तो कारतूस को अंग्रेजी में कार्ट्रेज, फ्रांसीसी में एतुई, पुर्तगाली में कारतूचो और फारसी में फिशिंग कहा जाता है। फ्रांसीसी में इसे कारतूस भी कहा जाता है और यही सब परिवर्तित होकर हिंदू, उर्दू एवं अन्य भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में आई है। आगे देखते हैं आखिर बुलेट किसे बोलते हैं। अब अगर बात करें बुलेट की, तो बुलेट एक प्रक्षेप है जिसे रिवाल्वर, गुलेल या हवाई बंदूक से चलाया या दागा जाता है। गोलियों में समानतः विस्फोटक नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने लक्ष्य को पूरे प्रभाव के साथ भेदित कर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। शब्द गोली का उपयोग कभी कभी बारूद या एक कारतूस के लिए भी आमतौर पर किया जाता है। जो गोली खोल, पाउडर और प्राइमर का मिश्रण होता है, इसलिए इसे गोला बारूद एवं कारतूस के वर्णन के लिए गोली शब्द का प्रयोग तकनीकी रूप से सही नहीं है। गोलियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि बंदूकों का। मूलतः गोलियां धातु एवं पत्थर की गेंद होती थी, जिनका उपयोग एक हथियार के रूप में और शिकार के लिए गुलेल में किया जाता था। अंत में जब बंदूकों का विकास हुआ तो इन छोटी छोटी गेंदों को एक बंद ट्यूब के अंत में गन पाउडर के एक विस्फोटक चार्ज में सामने रखा गया। जैसे जैसे बंदूक तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होने लगी, 1500 से 1800 तक गोलियों में बहुत कम परिवर्तन आया और शीशे की साधारण राउंड गेंद होती थी, जिन्हें राउंड्स कहा जाता था। इनके केवल व्यास में भिन्नता मिलती थी। हाथ की कैल्वेरिन और मेचलोक ऑर्कवेस के विकास के साथ प्रक्षेप के रूप में ढालवा शीशे की गेंदों का प्रयोग होने लगा। बुलेट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुलेटे से हुई है, जिसका अर्थ छोटी गेंद है। बंदूक में प्रयुक्त मूल गोली का एक गोल, जिसे शीशे की गेंद जो एक बार से छोटी होती है, इसे ढीले फीड पेपर के पैच में लपेटा जाता था, जो बरेल में पाउडर के ऊपर गोली को दृढ़ता से पकड़ लेता था। वे गोलियों जो पाउडर पर दृढ़ता से नहीं लगी होती थी, उनके कारण फायरिंग के दौरान बैरल में विस्फोट होने का खतरा होता था। इस स्थिति को जल्दी शुरुआत कहा जाता था, इसलिए पुराने स्मूथ बोर ब्राउन बेस और इसी तरह की अन्य सैन्य बंदूकों के साथ गोलियों को बंदूक में लोड करना आसान होता था। दूसरी ओर मूल मजल लोडिंग राइफल, जिसे ग्रुप्स को राइफल करने के लिए गोलियां ज़्यादा नज़दीकी से फिट की जाती थी, उसे लोड करना ज़्यादा मुश्किल था, विशेष रूप से तब बैरल का बोर पिछली फायरिंग खराब हो गया। इसी कारण से प्रारंभिक राइफलों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता था। 19वीं सदी की पहले 50 सालों में गोली की आकृति और कार्यों के विशिष्ट परिवर्तन देखे गए। 1826 में एक फ्रांसीसी इन्फेंट्री अधिकारी डेलगिने ने अशब्द कंधों से युक्त एक ब्रिज का आविष्कार किया, जिस पर एक गोलाकार गोली को तब तक घसीटा गया था जब तक ये राइफल की ग्रिप्स में गोलियां लोड नहीं हो जाती। हालांकि डोल्गिन का तरीका ठीक नहीं था और इसे गोली को विकृत कर दिया गया। गोली एवं शंकु के आकार की गोलियों को श्रृंखला में पहली गोली को 1823 में ब्रिटिश सेना के कैप्टन जॉन नॉर्टन के द्वारा डिजाइन किया गया था। नॉर्टन की गोली में एक खोखला आधार था जो बैरल को राइफलिंग के फायरिंग करने पर दबाव के साथ फैल जाता था। ब्रिटिश आयुर्वेद बोर्ड ने इसे अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि गोलाकार गोली का उपयोग पिछले 300 सालों से किया जा रहा था। प्रसिद्ध अंग्रेजी बंदूक बनाने वाले विलियम ग्रेनर ने 1836 में ग्रेनर गोली का आविष्कार किया। ये नॉर्टन की गोली से बहुत अधिक मिलती जुलती थी। इसे यह अंतर मिला था कि इसे खोखले आधार में एक लकड़ी का प्लग फिट कर दिया गया, जो राइफलिंग को विस्तृत करने और पकड़ने के आधार पर अधिक निश्चित दबाव डालता। परीक्षण से यह साबित हो गया कि ग्रेनर की गोली बहुत प्रभावी थी, लेकिन इसे सैन्य उपयोग के लिए अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि यह माना गया है कि 2 भाग होने के कारण इसका निर्माण बहुत मुश्किल है। मुलायम शीशे की मिनी बॉल को फ्रांसीसी सेना के कप्तान क्लाडे एटनी मिनी
ने 1847 में जारी किया। यह लगभग ग्रेनर गोली के समान थी। मिनी के द्वारा डिजाइन की गई गोली शंकु के आकार की थी। इस रियर एक खोखली गुहा थी जिसमें लकड़ी के प्लग के बजाय छोटी लोहे की टोपी फिट की गई थी। जब इसे फायर किया जाता है यानी गोली चलाई गई तो लोहे की टोपी बुलेट के रियर पर खोखली गुफा में चली जाती थी, जिसके द्वारा राइफलिंग को मजबूत करने के लिए बुलेट के साइड फैल जाते थे। 1855 में ब्रिटिश ने अपनी एनफील्ड राइफल के लिए मिनी बॉल को अपनाया। मिनी बॉल का पहली बार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिकी नागरिक युद्ध के दौरान किया गया। मोटे तौर पर इस युद्ध में 90% हताहतों की संख्या राइफल से फायर की गई मिनी बॉल्स के कारण। 1854 से 57 के बीच सर जोसेफ नेटवर्थ ने राइफल पर एक लंबी श्रृंखला में प्रयोग किए और अन्य बिंदुओं में छोटे बोर के फायदे को साबित किया और विशेष रूप से लंबी गोली के फायदे भी प्रमाण। व्हिटवर्थ की गोली इस प्रकार से बनाई गई थी कि राइफल की ग्रिप्स में यांत्रिक रूप से फिट की जा सके। व्हिटवर्थ की गोली को सरकार द्वारा कभी भी नहीं अपनाया गया। हालांकि 1857 में और 1866 के बीच मैसूचेट्स के लक्ष्य अभ्यास के लिए इनका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया, जब धीरे धीरे मेटफोर्ड द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया। 1862 के आसपास और इसके बाद W.E. मेटफोर्ड ने बुलेट और राइफल का कई प्रयोग और बढ़ती हुई सर्पिल के साथ लाइट राइफलिंग की महत्वपूर्ण प्रणाली और एक सख्त गोली का आविष्कार किया। इसका संयुक्त परिणाम यह हुआ कि दिसंबर 1888 में ली मेटफोर्ड की छोटे बोर की राइफल को अंततः ब्रिटिश सेना के द्वारा अपना लिया गया। ली मेटफोर्ड एनफील्ड के पूर्ववर्ती थे। राइफल की गोली के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन 1882 में आया, जब एडविड रोबिन, जो धून में स्विस सेना प्रयोगशाला के निदेशक थे, ने एक तांबे जैकेट वाली गोली का आविष्कार किया। एक लंबी गोली थी जिसका शीशे का कोर एक तांबे की जैकेट में रखा गया। यह भी छोटे बोर वाली थी। लेबल बुलेट की पूर्ववर्ती जिसे मिली 1886 की लेबल राइफल के धुएं रहित कंपाउंडर बारूद के लिए अपनाया गया था। तेज गति से फायर की गई शीशे की गोलियों की सतह पिघल जा सकती थी। ऐसा पीछे उपस्थित गर्म गैसों के बोर के साथ संघर्षण के साथ कारण होता था, क्योंकि तांबे का गलनांक उच्च होता है और विशिष्ट ऊष्मा और कठोरता का मान भी अधिक होता है। कॉपर की जैकेट में उपस्थित गोलियों के कारण थूथन की गति बढ़ जाती थी। वायु गतिकी में आधुनिकीकरण के कारण नुक्ली स्पिट्जर गोली का विकास हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया की अधिकांश सेनाएं स्पिट्जर बुलेट को ओर संक्रमित हो गई थी। इन गोलियों को ज़्यादा सटीक रूप से अधिक दूरी तक दागा जा सके और इनमें से अधिक ऊर्जा होती थी। स्पिट्जर बुलेट और मशीन गन के संयोजन से युद्ध की घातकता को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता था। बुलेट एवं गोली की आकृति में सबसे अधिक नवीनीकरण हुआ। नाव जैसी पूंछ स्पिट्जर बुलेट को एक आधारेखित यानी नाव की आकृति का जो आगे और पीछे दोनों तरफ से निकला। ऊंच जब हवा गोली के अंतिम सिरे पर तेजी से होकर जाती है तब निर्वात उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रोजेक्टाइल का वेग कम हो जाता है। अधोरेखित नाव जैसी पूंछ का डिजाइन इसके अंतिम सिरे को सतह पर हवा के प्रवाह की अनुमति देता है, जिसमें यह फ्रॉम ड्रैग कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गति की लाभ को वर्तमान में राइफल तकनीकी के अनुकूल आकृतियों के रूप में देखा जा सकता है। स्पिट्जर और नाव जैसी पूंछ वाली गोली के पहले संयोजन को इसके खोजकर्ता के नाम बेल डी का नाम दिया गया। इसे फ्रांसीसी लेवल मॉडल 1886 राइफल के लिए 1901 में मानक सैन्य बारूद के रूप में जारी किया गया था। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन कारतूस एंड बुलेट। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।